नमस्कार दोस्तों, ज्ञान प्रवाह 24x7 में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग यूपीपीएससी आरओ से रिलेटेड टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं और यह टेस्ट सीरीज जो समान अध्ययन से रिलेटेड है और इस टेस्ट सीरीज में आने वाले आरओ एग्जाम के लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं और हम लोगों ने इस टेस्ट सीरीज से जो 46 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और इस टेस्ट सीरीज को जो है कंप्लीट करेंगे। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं और आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है इस वीडियो का। अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में के बारे में निम्नलिखित कथनों पर जो विचार कीजिए। पहला कथन है, इस संधि के द्वारा पंजाब और ब्रिटिश भारत के बीच सतलज को जो सीमा के रूप में निर्धारित किया गया। और दूसरा कथन है, इस संधि के बाद महाराजा रणजीत सिंह जो जम्मू, मुल्तान और कश्मीर को अपने अधिकार क्षेत्र में मिला लेने में जो समर्थ हुए थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? अंग्रेजों तथा विरोधी सिख राज्यों के भय के कारण जो रणजीत सिंह ने 25 अप्रैल 1809 ईस्वी में जो लॉर्ड मिंटो के राजदूत चार्ल्स मेडकॉफ से अमृतसर की संधि की थी। ये जो अमृतसर की संधि जो है, अमृतसर की संधि 1809 में 25 अप्रैल को 25 अप्रैल 1809 को चार्ल्स मेडकॉफ और राजा रणजीत सिंह के बीच हुआ था अमृतसर की संधि। और इस संधि के द्वारा जो पंजाब और ब्रिटिश भारत के बीच जो सतलज नदी को सीमा के रूप में निर्धारित किया गया था। तो इसका जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। और इस संधि के पश्चात रणजीत सिंह ने जो जम्मू, मुल्तान और कश्मीर को जो अपने अधिकार क्षेत्र में मिला लिया था। तो इसका जो कथन दो है वो भी सही है अमृतसर की संधि के संदर्भ में। तो इसमें दोनों कथन जो सही है, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से जो सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में आयोग और सूची 2 में अध्यक्ष। रेलवे आयोग। रेलवे आयोग का गठन वर्ष 1901 में हुआ था। 1901 में हुआ था रेलवे आयोग का गठन और इसके अध्यक्ष जो मिस्टर टॉमस रॉबर्टसन थे। तो इसका जो ए है वो 4 से सम्मिलित हो जाएगा। रेलवे आयोग के अध्यक्ष जो थे वो मिस्टर टॉमस रॉबर्टसन थे। ओके। और अकाल आयोग का गठन जो 1900 में किया गया था और ये सभी गठन जो है रेलवे आयोग, अकाल आयोग, सिंचाई आयोग और पुलिस आयोग, ये सभी का गठन जो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड कर्जन का शासनकाल जो था वो कर्जन का कार्यकाल जो था वो 1899 से 1905 ईस्वी के बीच था। 1905 ईस्वी के बीच। ओके। यह जो लॉर्ड कर्जन भारत का वायसराय था और इसी के कार्यकाल में जो रेलवे आयोग, अकाल आयोग, सिंचाई आयोग और पुलिस सुधार आयोग ये सभी का गठन किया गया था। अकाल आयोग के अध्यक्ष जो थे वो अकाल आयोग के अध्यक्ष सर एंटनी मैकडोनाल्ड थे। तो इसका जो बी है वो 1 से सम्मिलित हो जाएगा। और सिंचाई आयोग के अध्यक्ष जो थे वो कॉनिकल स्टॉक मानक्रीफ थे। इसका जो सी है वो 2 से सम्मिलित हो जाएगा। और पुलिस सुधार आयोग के अध्यक्ष जो थे वो सर एंड्रूज फ्रेजर थे। एंड्रू फ्रेजर। तो इसका जो डी है वो 3 से सम्मिलित हो जाएगा। तो इसमें 4 1 2 4 1 2 3 4 1 2 3। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुद्योगीकरण। अनुद्योगीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो सही है? पहला है, यह प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ हुई। और दूसरा कथन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को जो तेजी किया। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक होता औद्योगिकरण और एक होता अनऔद्योगिकरण। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप विदेशों में औद्योगिकरण होने लगा और उत्पादन बढ़ने लगा और भारत में जो औद्योगिक पतन हुआ, यानी अनऔद्योगिकरण का जो काल शुरू हुआ। और 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को जो समाप्त तथा ब्रिटिश नागरिकों को जो भारत से व्यापार करने की छूट मिलने के फलस्वरूप जो भारतीय बाजार जो सस्ती हो मशीन निर्मित वस्तुओं के आयात से भर गए और ब्रिटिश सरकार की नीति जो भारत को कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता
तथा ब्रिटिश निर्माता वस्तुओं के लिए बाजार के रूप में बदलनी थी, जिससे वे जो सफल भी हुए। तो इसका जो कथन 2 है वो भी सही हो जाएगा और कथन 1 जो है वो भी सही हो जाएगा। ओके, अनऔद्योगिकरण के संदर्भ में। तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से जो सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1, रंपा विद्रोह। रंपा विद्रोह जो है वो 1879 से 80 के मध्य हुआ था। 1879 से 80 के मध्य जो है रंपा विद्रोह हुआ था, जिसका जो ए है वो 2 से सुमेलित हो जाएगा। और पाबना किसान विद्रोह, पाबना किसान विद्रोह जो 1873 से 76 के मध्य हुआ था, तो इसका जो बी है वो 4 से सुमेलित हो जाएगा। और बंगाल नील विद्रोह, बंगाल नील विद्रोह जो 1859 से 60 के मध्य हुआ था, तो इसका जो सी है वो 1 से सुमेलित हो जाएगा। और जयंतिया विद्रोह, जयंतिया विद्रोह जो 1860 से 63 के मध्य हुआ था, तो इसका जो डी है वो 3 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 2 4 1 3, 2 4 1 3, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में जो है 1857 के विप्लव के नायक और सूची 2 में उनके कार्यक्षेत्र। बख्त खां, बख्त खां का कार्यक्षेत्र जो था वो दिल्ली था, तो इसका जो ए है वो 4 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, और मौलवी अहमदुल्लाह, मौलवी अहमदुल्लाह का कार्यक्षेत्र जो था वो अवध था। ये अवध में 1857 के विप्लव के नायक थे। ओके, तो इसका जो बी है वो 1 से सुमेलित हो जाएगा। और कुंवर सिंह, कुंवर सिंह का कार्यक्षेत्र जो था वो कुंवर सिंह का आरा था, तो इसका जो बी है सी है वो 3 से सुमेलित हो जाएगा। और नाना साहेब, नाना साहेब जो है वो इनका कार्यक्षेत्र जो था वो कानपुर में था, जिसका जो डी है वो 2 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 4 1 3 2, 4 1 3 2, जिसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। पहला है, ब्रज समाज एकेश्वरवाद का समर्थन करता था। और दूसरा कथन है, आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया। और तीसरा कथन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। उत्तर जो है निम्न कूटों के आधार पर दीजिए। ब्रह्म समाज की स्थापना जो 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना, इसकी स्थापना जो 1828 में, 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी। राजा राम मोहन राय ने, मोहन राय ने की थी। ओके, और ब्रह्म समाज जो है एकेश्वरवाद का समर्थन करता था, समर्थक था, तो इसका जो कथन एक है वो सही है। ओके, और आर्य समाज, आर्य समाज की स्थापना जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में, आर्य समाज की स्थापना जो है 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप में पुनर्स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य था। और आर्य समाज ने जो शिक्षा तथा ज्ञान के प्रसार पर जो बहुत बल दिया था, यानी आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में जो योगदान दिया था, जिसका जो कथन 2 है वो भी सही है। ओके, और रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो स्वामी विवेकानंद ने 1897 में किया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना इसकी स्थापना जो है वो 1897 में स्वामी विवेकानंद ने किया था। ओके, और ये जो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे, स्वामी विवेकानंद जो है वो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। और इनका प्रारंभिक नाम जो था वो नरेंद्र नाथ था। स्वामी विवेकानंद का प्रारंभिक नाम जो बचपन का नाम था वो नरेंद्र नाम था। तो इसका जो कथन 3 है वो भी सही है। तो इसमें तीनों कथन जो सही है, तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में सुधार आंदोलन और सूची 2 में संस्थापक। अहमदिया आंदोलन, अहमदिया आंदोलन के संस्थापक जो थे वो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी थे, कादियानी। तो इसका जो ए है वो 4 से सुमेलित हो जाएगा। ए जो है वो 4 से सुमेलित हो जाएगा। देवबंद आंदोलन, देवबंद आंदोलन के संस्थापक जो थे वो मोहम्मद कासिम ननौतवी है। तो इसका जो बी है वो 3 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, और नदवत अल उलेमा आंदोलन, नदवत उल अल उलेमा आंदोलन के संस्थापक जो थे वो सबली नुमानी थे, सबली नुमानी। तो इसका जो सी है वो 2 से सुमेलित हो जाएगा। और
आहले हादित आंदोलन, आहले हादित आंदोलन के संस्थापक जो थे वली उल्लाह थे। तो इसका जो डी है वो वंश से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 4 3 2 1, 4 3 2 1, तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को जो कारण आर कहा गया है। कथन ए, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग के काल में हुई थी और उसने जो है वो सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव जो अस्वीकार कर दिया था। और कारण आर में कहा जा रहा है कि वारेन हेस्टिंग स्वयं एक उद्भट विद्वान तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था जो संस्कृत, फारसी व अरबी के अध्ययन को जो प्रोत्साहित करता था। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में 1784 में सर विलियम जोन्स ने की थी। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, इसकी स्थापना जो 1784 में 1784 में सर विलियम जोन्स ने की थी। ओके। और हॉन्स्टिंग, लॉर्ड हॉन्स्टिंग ने जो विलियम जोन्स के पक्ष में संस्था की अध्यक्षता के प्रस्ताव को जो अस्वीकार कर दिया था। तो इसका जो कारण है वो सही है। ओके। और वारेन हेस्टिंग जो एक प्राच्य विद्वान था जो प्राच्य विद्या का जो प्रखर समर्थक तथा संस्कृत, उर्दू और फारसी के अध्ययन को जो प्रोत्साहित किया था। तो इसका जो कारण है वो भी सही है, परंतु कारण जो है कथन का सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इस कारण इसमें जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन गलत है? इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक जो थे वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। इसका जो ऑप्शन है वो सही सुमेलित है। ओके। और एशियाटिक सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक जो थे वो विलियम जोन्स थे। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो भी सही सुमेलित है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो थे वो ए ओ ह्यूम थे। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो भी सही सुमेलित है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक जो थे वो केटी तौलंग, केटी तौलंग, बदरुद्दीन तैयब जी और फिरोज शाह मेहता, ये तीनों ने मिलकर जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किया था, ना कि सुभाष चंद्र बोस ने। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही नहीं है। ओके, सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने जो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, फॉरवर्ड ब्लॉक की। ओके, तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है एनी बेसेंट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। और दूसरा कथन है मदन मोहन मौलवी ने 1916 में कांग्रेस के ऐतिहासिक लखनऊ सत्र की अध्यक्षता की। और तीसरा कथन है महात्मा गांधी ने केवल एक बार 1924 में बेलगांव में कांग्रेस के जो वार्षिक सत्र की अध्यक्षता की। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? एनी बेसेंट जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, इसका जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। लेकिन पहली भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष जो है सरोजिनी नायडू थी और इन्होंने 1925 में कानपुर सत्र की अध्यक्षता की थी। ओके। एनी बेसेंट जो है वो 1917 के कलकत्ता सत्र की अध्यक्षता की थी और यह जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। ओके, तो इसमें जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। और 19 के लखनऊ सत्र के अध्यक्ष जो थे वो अंबिका चरण मजूमदार थे, ना कि मदन मोहन मौलवी थे। तो इसका जो कथन दो है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके। और महात्मा गांधी ने जो केवल एक बार 1924 में बेलगांव में कांग्रेस के वार्षिक सत्र की जो अध्यक्षता की थी। तो इसका जो कथन तीन है वो भी सही है। तो इसमें एक और तीन जो है सही है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में दो वक्तव्य हैं, कथन ए तथा कथन दो। आपको इन दोनों वक्तव्यों का जो ध्यानपूर्वक परीक्षण कर इस प्रश्न का उत्तर नीचे दिए गए कूट की सहायता से चुनना है। कथन एक, एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन के दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ साथ जो काम किया। और कथन दो में कहा जा रहा है कि एनी बेसेंट ने महसूस किया कि होम रूल आंदोलन के लिए आम जनता का समर्थन पाना जो आवश्यक है। भारत में होम रूल लीग की स्थापना जो बाल गंगाधर तिलक ने एवं एनी बेसेंट ने आयरलैंड की तर्ज पर की थी। और अप्रैल 1916 में तिलक ने जो होम रूल लीग का गठन किया था, जबकि सितंबर 1916 में जो एनी बेसेंट ने होम रूल लीग का गठन किया था। ओके। और
एनी बेसेंट ने जो होम रूल आंदोलन के दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ जो काम किया था, तो इसका जो कथन एक है वो सही है। ओके। और एनी बेसेंट ने उस समय महसूस किया कि होम रूल आंदोलन के लिए आम जनता का समर्थन पाना जो आवश्यक है, तो इसका जो कथन दो है वो भी सही है। और कथन दो जो है वो कथन एक का सही व्याख्या भी कर रहा है, तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को सबसे प्रारंभ से शुरू कर कलानुक्रमिक रूप में लगाइए। पहला अहमदाबाद मिल हड़ताल, दूसरा चंपारण सत्याग्रह, तीसरा सत्याग्रह सभा की स्थापना और चौथा जलियांवाला बाग हत्याकांड। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अहमदाबाद मिल हड़ताल, अहमदाबाद मिल हड़ताल जो है वो 1918 में हुआ था, 1918 में। ओके। और चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह जो है वो 1917 में हुआ था। और सत्याग्रह सभा की स्थापना, इसकी सत्याग्रह सभा की स्थापना जो है फरवरी फरवरी 1919 में की गई थी। ओके। और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है सबको पता है 13 अप्रैल 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। तो सबसे पहले अहमदाबाद मिल सॉरी चंपारण सत्याग्रह सबसे पहले हुआ था, फिर उसके बाद अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ था, फिर सत्याग्रह सभा की स्थापना हुई थी, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था इसमें। तो इसमें 2 1 3 4 2 1 3 4, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से जो है सही उत्तर चुनिए। सूची 1 भौतिक राशि और सूची 2 में इकाई। त्वरण, त्वरण की भौतिक राशि जो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, तो इसका जो ए है वो 4 से सुमेलित हो जाएगा। और बल, बल की इकाई जो न्यूटन होती है, तो इसका जो बी है वो 3 से सुमेलित हो जाएगा। और कृत कार्य यानी कार्य की इकाई जो इकाई मात्रक जो है वो जूल होती है, तो इसका जो सी है वो 1 से सुमेलित हो जाएगा। और आवेग, आवेग की मात्रक इकाई जो है वो न्यूटन सेकंड होती है, तो इसका जो डी है वो 2 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 4 3 1 2, 4 3 1 2, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए, एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति जो सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है। और कारण आर में कहा जा रहा है कि यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल जो क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग जो परिवर्तित नहीं हो सकता। सीटी बजाने से पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर कोई भी व्यक्ति जो गति नहीं कर सकता, क्योंकि किसी भी प्रकार की गति के लिए जो घर्षण या क्रिया प्रतिक्रिया बल आवश्यक है। और व्यक्ति की किसी पृष्ठ पर गति के प्रतिक्रिया स्वरूप जो उसके पैर पर घर्षण बल या प्रतिक्रिया बल कार्य करता है। और इसी आधार पर जो न्यूटन ने क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जो प्रतिपादित किया है, तो इसका जो कथन है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके। और यदि किसी तंत्र पर लगा बल जो है वो उस तंत्र के संवेग परिवर्तन के दर के बराबर होता है। और यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल जो क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग जो अपरिवर्तित रहता है, तो इसका जो कारण है वो सही है। तो इसमें कथन जो गलत है किंतु कारण जो सही है, तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को जो कारण आर कहा गया है। कथन ए, तांबे के एक टुकड़े को तथा कांच के एक टुकड़े को एक ही तापमान पर जो गर्म किया गया और उसके बाद जो स्पर्श करने पर तांबे का टुकड़ा जो कांच के टुकड़े की अपेक्षा जो अधिक गर्म लगता है। और कारण आर में कहा जा रहा है कि तांबे का घनत्व जो कांच के घनत्व से अधिक होता है। उपयुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तांबे का घनत्व जो कांच के घनत्व से अधिक होता है, तो इसका जो कारण है वो सही है। ओके। और तांबे के एक टुकड़े तथा कांच के एक टुकड़े को जो एक ही तापमान पर गर्म किया जाता है और उसे स्पर्श करने से तांबे का टुकड़ा जो कांच के टुकड़े की अपेक्षा जो अधिक गर्म लगता है, किंतु तांबे के अधिक गर्म प्रतीत होने का कारण जो कांच की अपेक्षा इसका ऊष्मा चालकता जो अधिक होना है, न कि उसका घनत्व। तो इसका जो कथन है वो भी सही है, परंतु कारण जो कथन का सही व्याख्या नहीं कर रहा है। इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से जो सही उत्तर चुनिए। सूची 1 मृग तिरछड़ा। मृग तिरछड़ा जो या जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनता है मृग तिरछड़ा, तो इसका जो ए है वो 1 से सुमेलित हो जाएगा। मृग तिरछड़ा जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है, यानी TIR। इसको जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी कहते हैं, TIR। ओके। और साबुन पानी की परतें का रंग। साबुन पानी की परतों का रंग जो है वो व्युत्क्रमण के कारण दिखाई देता बनता है, व्युत्क्रमण से चमकता है, रंगीन दिखाई देता है। तो इसका जो बी है वो 2 से सुमेलित हो जाएगा। ओके। और आकाश का नीला रंग। आकाश का नीला रंग जो प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है, तो इसका जो सी है वो 3 से सुमेलित हो जाएगा। और प्रिज्म से प्राप्त दृष्टि जो वर्णक्रम यानी स्पेक्ट्रम जो विक्षेपण के कारण बनता है, तो इसका जो ये डी है वो 4 से सुमेलित हो जाएगा। ओके। तो इसमें 1 2 3 4 इधर राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे कथन ए तथा कारण आर दिए दिए हैं, अध्ययन करके जो सही उत्तर नीचे दिए गए कूट से चुनिए। कथन ए, तड़ित चालक जो तड़ित आघात की स्थिति में इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं। और कारण आर में कहा जा रहा है कि विद्युत आवेश संरचना से गुजरने के बजाय तार के माध्यम से जमीन में प्रभावित हो जाता है। तड़ित आघात यानी आकाशीय बिजली से इमारतें या भवनों को बचाने के लिए जो तड़ित चालकों का प्रयोग भवनों या इमारतों की छत पर होता है। और तड़ित चालक जो है वो तांबे की तारों का बना होता है। यह जो अपने शीर्ष पर जो एक विद्युत क्षेत्र बनाता है, जिससे कि आकाशीय बिजली जो इस पर अधिमान्य रूप से आघात करे। और इसका दूसरा सिरा जो भवन के नीचे जमीन में दबा दिया जाता है, जिससे अब जो आकाशीय बिजली भवन या इमारत पर गिरती है तो इसे जो है तड़ित चालक द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है और जो अब जमीन में बिजली को तारों के माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है। इसमें कारण कथन और कारण जो है दोनों सही है, और कारण जो है कथन का सही व्याख्या भी कर रहा है, तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से जो है सही उत्तर चुनिए। सूची 1, सूची 1 में जो अमाशय रस में उपस्थित अम्ल, अमाशय रस में उपस्थित अम्ल जो है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। अमाशय रस में उपस्थित जो अम्ल होता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, तो इसका जो ए है वो 2 से सुमेलित हो जाएगा। ओके। और हड्डियों में उपस्थित यौगिक, हड्डियों में जो कैल्शियम फास्फेट यौगिक जो उपस्थित होता है, तो इसका जो बी है वो 3 से सुमेलित हो जाएगा। और सिरका में उपस्थित अम्ल, सिरका में उपस्थित अम्ल जो एसिटिक अम्ल होता है, सिरका में जो एसिटिक अम्ल पाया जाता है, तो इसका जो सी है वो 4 से सुमेलित हो जाएगा। और दूध का खट्टा होना, यानी जब दूध जो है दही में परिवर्तित होता है तो खट्टा हो जाता है, तो दही में जो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, तो इसका जो डी है वो 1 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 2 3 4 1, 2 3 4 1, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पदार्थ और उपयोग, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग जो फोटोग्राफी में किया जाता है, ना कि कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण में, तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें जो ए है वो सही हो जाएगा। या फोटोग्राफी में किया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग जो है वो फोटोग्राफी में। ओके। तो इसका जो ऑप्शन है वो सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें जो ए है वो सही हो जाएगा। और सभी कथन जो है शेष कथन सही सुमेलित है। सिल्वर आयोडाइड जो इसका उपयोग जो कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है, और लिथियम बाइकार्बोनेट इसका उपयोग जो गठिया का उपचार के लिए किया जाता है, और दुधिया मैग्नीशियम का उपयोग जो प्रति अम्ल के रूप में किया जाता है, तो इसमें जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके जो सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में कोशिका अंगक और सूची 2 में प्राक कार्य। माइट्रोकांडिया, माइट्रोकांडिया जो है वो एटीपी निर्माण करता है, एटीपी निर्माण करता है या समावश करता है, तो इसका जो ए है वो 4 से सुमेलित हो जाएगा। एटीपी निर्माण करना जो माइट्रोकांडिया का कार्य है। ओके। और क्लोरोप्लास्ट, इसका कार्य जो है वो प्रकाश संश्लेषण करना है, तो इसका जो बी है वो 1 से सुमेलित हो जाएगा। और राइबोसोम,
राइबोसोम का कार्य जो है वो प्रोटीन संश्लेषण करना है, प्रोटीन बनाना है, तो इसका जो सी है वो 2 से सुमेलित हो जाएगा। और लाइसोसोम, लाइसोसोम का कार्य जो है अंतःकोश की पाचन करना है, तो इसका जो डी है वो 3 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 4 1 2 3, 4 1 2 3, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिक रोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, अंडे के अंतःपात्र यानी इन विट्रो निषेचन से या तो पहले या बाद में सूत्रकणिका प्रतिस्थापन यानी माइटोकॉन्ड्रिया रिप्लेसमेंट चिकित्सा द्वारा जो सूत्रकणिका रोग यानी माइटोकॉन्ड्रिया डिजीज को जो माता पिता से या संतान में जो जाने से रोका जा सकता है। और दूसरा कथन है, किसी संतान में सूत्रकणिका रोग जो आनुवांशिक रूप से पूर्णतः माता से जाता है, ना कि पिता से। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? माइटोकॉन्ड्रिया डिजीज को जो माइटोकॉन्ड्रिया रिप्लेसमेंट के द्वारा माता पिता से संतान में जाने से रोका जा सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया डिजीज से, रिप्लेसमेंट से। ओके, इसका जो कथन है ए वन है वो सही है। ओके, और माइटोकॉन्ड्रिया डिजीज जो आंशिक रूप से पूर्णतः माता से ही जाता है, ना कि पिता से, तो इसका जो कथन हो वो भी सही है अनुवांशिक रोग के संदर्भ में। तो इसमें दोनों कथन जो सही है, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोबायोटिक खाद्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, प्रोबायोटिक खाद्य में सजीव जीवाणु विद्यमान रहते हैं जो मानव के लिए जो लाभकारी माने जाते हैं। और दूसरा कथन है, प्रोबायोटिक खाद्य अंतर फ्लोरा के अनुरक्षण में सहायता देता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? प्रोबायोटिक खाद्य में सजीव जो है वो जीवाणु विद्यमान होते हैं, सजीव जीवाणु जो विद्यमान होते हैं जो मानव के लिए जो लाभकारी माने जाते हैं। और प्रोबायोटिक खाद्य जो है अंतर फ्लोरा के अनुरक्षण में सहायता देता है। तो इसमें दोनों कथन जो प्रोबायोटिक खाद्य के संबंध में सही है, तो इसका जो 1 और 2 जो है दोनों सही है, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1, प्लेग। सूची 1 जो है, सॉरी प्लेग, प्लेग जो है वो जीवाणु का कारक है, जीवाणु कारक, तो इसका जो ए है वो 4 से सुमेलित हो जाएगा। और एड्स, एड्स जो है वो विषाणु कारक है, तो इसका जो बी है वो 3 से सुमेलित हो जाएगा। और गंजापन, गंजापन जो है एक कवक कारक है, कवक के कारण जो गंजापन होता है, तो इसका जो सी है वो 2 से सुमेलित हो जाएगा। और मलेरिया, मलेरिया जो प्रोटोजुआ के कारण होता है, प्रोटोजुआ कारक है, तो इसका जो डी है वो 1 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 4 3 2 1, 4 3 2 1, तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में कोशिका का प्रकार और सूची 2 में प्रकार्य। लाल रक्त कोशिका, लाल रक्त कोशिका का कार्य जो ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है, तो इसका जो ए है वो 4 से सुमेलित हो जाएगा। और श्वेत रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका का कार्य जो संक्रमण में संघर्ष करना है, संक्रमण से जो संघर्ष करना, ये श्वेत रक्त कोशिका का कार्य है, तो इसका जो बी है वो 2 से सुमेलित हो जाएगा। और पटिकाणु यानी प्लेटलेस, प्लेटलेट्स का कार्य जो रक्त के थक्का बनाने में सहायक करना होता है, तो इसका जो सी है वो 1 से सुमेलित हो जाएगा। और प्लाज्मा, प्लाज्मा का कार्य जो विलयित पदार्थों का वाहक करना होता है, तो इसका जो डी है वो 3 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 4 2 1 3, 4 2 1 3, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। कैल्शियम, लोहा, सोडियम। उपयुक्त खनिजों में से मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? मानव रक्त में जो पोटेशियम, सोडियम, लोहा, कैल्शियम हड्डी की गति और तथा मांसपेशियों को जो उत्तेजित एवं उनमें संकुचन के लिए आवश्यक होता है। तो इसमें ये सभी खनिज जो है वो मानव शरीर में पेशियों के लिए, पेशियों के संकुचन के लिए जो आवश्यक होते हैं, तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विटामिन ए, विटामिन ए, विटामिन ए का रासायनिक नाम जो रेटिनॉल है और इसकी खोज जो मैकुलम ने की थी।
और या जो गाजर, दूध, अंडा, पनीर, मछली, तेल, यकृत तेल आदि में जो पाए जाते हैं इसके स्रोत हैं, ना कि संतरा में। संतरे में जो है वो विटामिन ए नहीं पाया जाता, संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। ओके, और शेष कथन जो सही सुमेलित है। विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है वो ये एस्कॉर्बिक एसिड है। एस्कॉर्बिक एसिड जो विटामिन सी का रासायनिक नाम है, और इसकी कमी से जो स्कारबी मसूड़े का फूलना आदि रोग होता है। विटामिन सी जो नींबू, संतरा, टमाटर, नारंगी, खट्टे पदार्थ आदि में मिलते हैं। और विटामिन डी का रासायनिक नाम जो कैल्शिफेरॉल है। विटामिन डी की कमी से जो रिकेटस रोग होते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो भी सही सुमेलित है। या जो है वो काड़ मछली के तेल में भी इसके विटामिन डी पाया जाता है। विटामिन बी सिक्स का रासायनिक नाम जो पायरिडॉक्सिन है, और इसकी कमी से जो एमीनिया, त्वचा रोग आदि होते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो सही सुमेलित नहीं है, तो ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, हरित पत्तेदार सब्जियों में विटामिन बी 12 नहीं पाया जाता, और कारण आर में कहा जा रहा है कि विटामिन बी 12 जो जंतु उद्गम 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 खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। विटामिन बी 12 अर्थात साइनोकोबालमिन जंतु उद्गम खाद्य पदार्थ जैसे मांस, मछली, अंडा, दूध से जो प्राप्त होता है, और इसकी कमी से जो मनुष्य में तंत्रिका तंत्र की कार्य की या घातक रुधिर छिड़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और यह जो है वो पत्तेदार सब्जियों में नहीं पाया जाता। तो इसका जो कथन और कारण जो है वो इसमें दोनों सही है, लेकिन कारण जो है वो कथन का सही व्याख्या नहीं कर रहा। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से जो है सही उत्तर चुनिए। पहला कथन है, भारत में शिशु लिंग अनुपात जो है वो 2001 से 11 में घटा है। और दूसरा कथन है, हरियाणा का शिशु लिंग अनुपात 2001 से 11 में बढ़ा है। और तीसरा कथन है, भारत का ग्रामीण लिंग अनुपात है नगरीय लिंग अनुपात से अधिक है। और चौथा कथन है, भारत में पुरुष शिशु मृत्यु दर जो है महिला शिशु मृत्यु दर से अधिक है। भारत में शिशु लिंग अनुपात जो 2001 से 11 में जो घटा है, तो इसका जो कथन एक है वो सही है। ओके, और हरियाणा का शिशु लिंग अनुपात जो 2001 से 11 में बढ़ा है, इसके दौरान 1 से 11 के दौरान जो हरियाणा का शिशु लिंग अनुपात जो बढ़ा है, तो इसका जो कथन दो है वो भी सही है। और भारत का ग्रामीण लिंग अनुपात जो नगरीय लिंग अनुपात से जो अधिक है, तो इसका जो कथन 3 है वो भी सही सुमेलित है। ओके, सही है, सॉरी। और भारत में महिला शिशु मृत्यु दर जो पुरुष शिशु मृत्यु दर से अधिक है, ना कि पुरुष शिशु मृत्यु दर महिला शिशु मृत्यु दर से अधिक है। महिला की शिशु मृत्यु दर जो है पुरुष शिशु दर से अधिक है भारत में। तो इसका जो कथन 4 है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें 1, 2, 3 इधर राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनगणना दशकों में से किसमें जनसंख्या परिवर्तन का न्यूनतम प्रतिशतांक अंकित किया गया था। 2001 से 11 के दशक में जो जनसंख्या परिवर्तन का न्यूनतम प्रतिशतांक यानी इसमें 17.7% जो है कम दर्ज किया गया था। ओके, 2001 से 11 के दौरान जो 17.7% जनसंख्या वृद्धि हुई थी, सबसे कम जनसंख्या वृद्धि हुई थी। जबकि 1961 से 71 के दशक में जो है वो 24.8% बढ़ोतरी हुई थी। 1961 से 71 के मध्य 1961 से 71 के मध्य इसमें जो है लगभग 24.8% की वृद्धि हुई थी। तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनगणना कस्बा के लिए परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। पहला है अधिवास जिसकी जनसंख्या 5000 से जो अधिक हो। और दूसरा कथन है अधिवास जिसमें जनसंख्या घनत्व जो 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। और तीसरा कथन है 75% जो पुरुष श्रमिक कृषियत कार्यों में लगे हों। और चौथा कथन है अधिवास जिसकी अपनी स्थानीय सरकार जैसे नगरपालिका, निगम, छावनी क्षेत्र या अधिसूचित क्षेत्र हो।
जनगणना नगरों के अंतर्गत ऐसे सभी स्थान सम्मिलित किए गए हैं जहां 2011 की जनगणना के अनुसार नगर पालिका, नगर निगम, छावनी बोर्ड तथा अधिसूचित नगर क्षेत्र समिति आदि जो है स्थापित हो। और इसके अतिरिक्त उन नागरिक क्षेत्रों का एक स्थान जो है निम्नलिखित 3 विशिष्टताओं को पूरा करता हो। पहला है वहाँ की जनसंख्या जो 5,000 से अधिक हो, और दूसरा है 75% कार्यशील पुरुष जो श्रमिक है गैर कृषि कार्यों में नियोजित हो, और वहाँ की जनसंख्या घनत्व जो कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। इन सभी मानदंडों के आधार पर जो वह जो कस्बा कहलाएगा। तो इस प्रकार इसमें ये सभी जो है वो सही है कस्बा की परिभाषा में। तो इसमें जो 1, 2 और 3, 4 जो है ये सभी सही है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, पिछले दशक में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर जो है वो लगातार बढ़ती रही है। और दूसरा कथन है, पिछले दशक में बाजार कीमतों पर यानी रुपए में सकल घरेलू उत्पाद जो लगातार बढ़ता रहा है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? कोविड महामारी के कारण आर्थिक गतिविधियों के रुकने से भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर में कमी आई थी। अतः पिछले दशक में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में जो है उतार चढ़ाव देखने को मिला है। अतः कथन एक जो है वो गलत है। यह कथन एक जो है वो गलत है। और विकास दर जो गिरने के बावजूद पिछले दशक में बाजार कीमतों पर जो सकल घरेलू उत्पाद लगातार बढ़ता रहा है। तो इसका जो कथन दो है वो भी सही है, वो सही है। तो इसमें केवल दो सही है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा भारतीय आर्थिक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। तो इसमें जो बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, यदि एक देश को इसके प्रति व्यक्ति जीडीपी में वृद्धि का अनुभव हो रहा हो तो उसकी जीडीपी आवश्यकता आवश्यक रूप से बढ़ रही होगी। और दूसरा कथन है, यदि एक देश ऋणात्मक स्थिति का अनुभव कर रहा हो तो उसकी जीडीपी जो घट रही होगी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद एक देश के लिए कुल उत्पाद का एक उपाय है, और इसकी गणना के लिए सकल घरेलू उत्पाद में से देश की जनसंख्या को भाग दिया जाता है। जीडीपी की वृद्धि से जो प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि को दर्शाता है। लेकिन मुद्रास्फीति से जो उत्पादक वर्ग को लाभ होता है, लेकिन ऋणात्मक स्फीति से जो उत्पादक वर्ग को हानि होता है। लेकिन उपभोग वर्ग को वह निश्चित आय व ऋण देने वाले को जो लाभ होता है, और वह जो उपभोग बढ़ाकर ऋण को बढ़ाकर जीडीपी की कमी को जो पूरा कर देता है। अतः ऋणात्मक स्फीति से जो जीडीपी घट सकती है। तो इसका जो कथन दो है वो गलत हो जाएगा, जबकि कथन एक जो है वो सही है। तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए, भारत में दालों की कमी है परंतु प्रोटीन की नहीं। और कारण आर में कहा जा रहा कि दालों की मांग की जो वरीयता है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। भारत में दालों की जो कमी है परंतु प्रोटीन की नहीं, क्योंकि यहाँ जो प्रोटीन के अन्य स्रोत भी उपलब्ध हैं। इसका जो कथन एक है, कथन ए है वो सही है इसमें। ओके। और भारत में दालों की मांग में जो वरीयता है और इसलिए दालों की कमी की समस्या आती है। तो इसका जो कारण है वो भी सही है। लेकिन कारण जो है वो कथन का सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला है नाबार्ड की स्थापना, दूसरा है स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम, और तीसरा है किसान क्रेडिट कार्ड योजना, और चौथा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। नाबार्ड नाबार्ड की स्थापना जो है वो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 12 जुलाई 1982 में हुई थी। 1982 में नाबार्ड की स्थापना। ओके। स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम, स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम जो है 1992 में आरंभ हुआ था। 1992 में। ओके। और किसान क्रेडिट कार्ड योजना, इसकी शुरुआत जो वर्ष 1998 में की गई थी। 1998 में। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना जो है वर्ष 1975 में, 2 अक्टूबर 1975 को, 2 अक्टूबर 1975 को।
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। ओके, तो सबसे पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी। फिर उसके बाद नाबार्ड की स्थापना हुई थी। फिर स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। फिर उसके बाद किसान क्रेडिट कार्ड योजना आया था। तो इसमें 4 1 2 3 4 1 2 3, तो इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम जो 2014 में शुरू किया गया था। और दूसरा कथन है, इसका उद्देश्य जो निवेश को सुगम बनाना और नए प्रयोगों को जो बढ़ावा देना है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। मेक इन इंडिया कार्यक्रम जो है वो इसकी शुरुआत 25 सितंबर 2014 को की गई थी। मेक इंडिया कार्यक्रम जो 25 सितंबर 2014 को इसकी शुरुआत की गई थी। तो इसका जो कथन है वो सही हो जाएगा। और इसका उद्देश्य जो है वो निवेश को सुगम बनाना और नए प्रयोग को जो बढ़ावा देना है। इसका जो कथन तो है वो भी सही सुमेलित है मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में। तो इसमें दोनों कथन जो सही है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला कथन है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। दूसरा कथन है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन। और तीसरा है, बैंक शाखाओं द्वारा गांवों को अपनाना। उपयुक्त में से किसको भारत में वित्तीय समावेश प्राप्त करने के लिए जो उठाए गए कदम या कदमों के रूप में जो माना जा सकता है। भारत में वित्तीय समावेश प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए थे और वे हैं, भारत को 2 चरणों में राष्ट्रीयकरण किया गया था। और वे पहला चरण जो 1969 में, इसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और दूसरे चरण में जो 1980 में यह प्रारंभ हुआ था, इसमें 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो 2 चरणों में हुआ था 1969 में, इसमें जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और दूसरा चरण जो 1980 में किया गया था। इसमें जो 6 चरणों का राष्ट्रीयकरण, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ओके, और दूसरा है 1975 में जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का गठन किया गया था। ये भी जो है वो वित्तीय समावेश प्राप्त करने के लिए उठाए गए कदम में से शामिल है। ओके, और इसकी स्थापना जो 1975 में की गई थी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का गठन। ओके, और बैंक शाखाओं द्वारा गांवों को अपनाना, यह जो 1969 में इसको अपनाया गया था 1969 में। और यह भी वित्तीय समावेश प्राप्त करने के लिए उठाया गया कदम था। इन तीनों के आधार पर जो भारत में वित्तीय समावेश प्राप्त करने के लिए उठाए गए कदम थे। तो इसमें जो 1 2 और 3 जो तीनों सही है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निम्नलिखित गवर्नरों पर विचार करें एवं उन्हें जो कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। पहला है डॉक्टर सी रंगराजन। और दूसरा डॉक्टर आई जी पटेल। और तीसरा डॉक्टर डी सुब्बाराव। और चौथा है डॉक्टर मनमोहन सिंह। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। डॉक्टर सी रंगराजन जो है वो दिसंबर 1982 से सितंबर 1997 तक, दिसंबर 1992 से सितंबर 1997 तक ये जो गवर्नर रहे थे भारतीय रिजर्व बैंक के। ओके, आरबीआई के गवर्नर जो है इनका, ये जो है दिसंबर 1992 से सितंबर 1997 तक जो ये रहे थे। ओके, और डॉक्टर आई जी पटेल जो है ये 1977 से जो है 1982 तक जो है गवर्नर रहे थे आरबीआई के। और डॉक्टर डी सुब्बाराव जो 2008 से 2013 तक जो आरबीआई के गवर्नर रहे थे। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है वो 1982 से 1985 तक आरबीआई के गवर्नर रहे थे 1985 तक। ओके, तो सबसे पहले डॉक्टर आई जी पटेल गवर्नर बने, फिर उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह, फिर उसके बाद डॉक्टर सी रंगराजन, फिर उसके बाद डॉक्टर डी सुब्बाराव। तो इसमें 2
4-1-3, 2-4-1-3, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? जापान। निक्की। निक्की इंडेक्स जो है इसे आमतौर पर निक्की 225 के नाम से भी जाना जाता है और सबसे ज्यादा पहचाना जाने वाला जापानी शेयर बाजार इंडेक्स है ये। तो इसका जो ए है वो सही सुमेलित है। सिंगापुर। साकाम्प। सिंगापुर साकाम्प। सिंगापुर का स्टॉक एक्सचेंज जो स्ट्रेट्स टाइम्स है, ना कि सक्काम। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, और अन्य कथन जो सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में घाटे का प्रकार और सूची 2 में व्याख्या। वृत्तीय घाटा। वृत्तीय घाटा कितना है उसको निकालने के लिए जो कुल व्यय है उसको ले ले और उसमें से जो राजस्व प्राप्तियां कितने प्राप्त हुए हैं वो कर ले और ऋण रहित पूंजीगत प्राप्तियों को निकाल दें तो वो वृत्तीय घाटा प्राप्त हो जाता है। तो इसका जो ए है वो 1 से सुमेलित हो जाएगा। राजस्व घाटा। राजस्व घाटा ज्ञात करने के लिए जो राजस्व व्यय है उनमें से राजस्व प्राप्तियों को माइनस कर देते हैं तो राजस्व घाटा मिल जाता है हमें। तो इसका जो बी है वो 2 से सुमेलित हो जाएगा। और प्रभावी राजस्व घाटा। प्रभावी राजस्व घाटा जो है वो ज्ञात करने के लिए राजस्व घाटा में से पूंजीगत परिसंपत्ति के सर्जन हेतु अनुदान जो दिए गए हैं उनको निकाल देने से प्रभावी राजस्व घाटा मिल जाता है। राजस्व घाटे में से जो है पूंजीगत परिसंपत्ति के सर्जन हेतु जो अनुदान दिए गए हैं उनको जो निकाल देने से प्रभावी राजस्व घाटा प्राप्त हो जाता है। तो इसका जो सी है वो 3 से सुमेलित हो जाएगा। और प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा जो ज्ञात करने के लिए वृत्तीय घाटे में से ब्याज भुगतान को जो निकाल दिया जाता है तो उससे प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है। तो इसका जो डी है वो 4 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 1, 2, 3, 4 इधर राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रुपए की पूर्ण विनियमितता का अभिप्राय हो सकता है। पहला है अन्य अंतरराष्ट्रीय मुद्राओं के साथ इसका मुक्त प्रवाह। और दूसरा कथन है देश के भीतर और बाहर किसी निर्धारित स्थान पर किसी अन्य अंतरराष्ट्रीय मुद्रा के साथ इसका सीधा आदान प्रदान। और तीसरा कथन है इसके द्वारा किसी अन्य अंतरराष्ट्रीय मुद्रा की ही भांति कार्य करना। इनमें से कौन कौन से कथन सही है? विनियमितता को जो परिवर्तनीयता भी कहा जाता है, इसे जो परिवर्तनीयता परिवर्तनीयता भी कहा जाता है। ओके, विनियमितता को। रुपए की परिवर्तनीयता जो अन्य अंतरराष्ट्रीय मुद्राओं के साथ इसका मुक्त प्रवाह ये हो सकता है। ओके, तो इसका जो कथन एक है वो सही है। और देश के भीतर और बाहर किसी निर्धारित स्थान पर जो किसी अन्य अंतरराष्ट्रीय मुद्रा के साथ इसका सीधा आदान प्रदान किया जा सकता है। तो यह जो रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता का अभिप्राय हो सकता है। तो इसका जो कथन 2 है वो भी सही है। ओके, और इसके द्वारा जो है किसी अन्य अंतरराष्ट्रीय मुद्रा की ही भांति कार्य करना या जो रुपए की पूर्ण विनियमितता परिवर्तनीयता का अभिप्राय नहीं होता है। तो इसका जो कथन 3 है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल 1, 2 और 2 जो है सही है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को जो कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, 20वीं शताब्दी में निर्धनता एवं निर्धन व्यक्ति हमारी चिंता एवं कर्तव्य के विषय बने। और कारण आर में कहा जा रहा है कि रणनीतिक रूप से यह लक्ष्य भेदन प्रक्रिया का अभाव था जिसके फलस्वरूप जो है इस मुद्दे को गति मिली। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। 20वीं शताब्दी में निर्धनता एवं निर्धन व्यक्ति जो हमारी चिंता एवं कर्तव्य के विषय बने। तो इसका जो अभिकथन है वो सही हो जाएगा इसमें, क्योंकि 20वीं शताब्दी में 2 विश्व युद्ध और वैश्विक स्तर पर हुए विभिन्न परिवर्तनों के कारण जो है इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया जा सका और रणनीतिक रूप से यह लक्ष्य जो भेदन प्रक्रिया का अभाव था जिसके फलस्वरूप जो इस मुद्दे को गति मिली। तो इसका जो कारण है वो भी सही है और कारण जो कथन का सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का जो चयन सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से कीजिए। सूची 1,
कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना, कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना, इसकी स्थापना जो है वो इसकी शुरुआत 2001 में की गई थी। तो इसका जो ए है वो 4 से सम्मिलित हो जाएगा। और स्वर्ण जयंतिया ग्राम स्वराज योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना की शुरुआत जो है वर्ष 1999 में हुई थी। तो इसका जो बी है वो 3 से सम्मिलित हो जाएगा। और रोजगार गारंटी योजना, रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत जो है वर्ष 1993 में की गई थी। तो इसका जो सी है वो 2 से सम्मिलित हो जाएगा। और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, या जो 2000 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो इसका जो डी है वो 1 से सम्मिलित हो जाएगा। तो इसमें 4 3 2 1, 4 3 2 1, तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में सरकार के प्रकार और सूची 2 में मुख्य विशेषताएं। सांसदीय सरकार यानी संसदात्मक सरकार, इसकी मुख्य विशेषता यह है कि यह जो सामूहिक उत्तरदायी होता है, इसमें यह प्रक्रिया दिया गया है, सामूहिक उत्तरदायी है। तो इसका जो ए है वो 4 से सम्मिलित हो जाएगा। अध्यक्षात्मक सरकार, अध्यक्षात्मक सरकार की मुख्य विशेषता जो है वो या जो शक्तियों का पृथक्करण है, इसमें शामिल है। तो इसका जो बी है वो 3 से सम्मिलित हो जाएगा। और संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता जो है वो शक्तियों का विभाजन है। तो इसका जो सी है वो 2 से सम्मिलित हो जाएगा। और एकात्मक व्यवस्था, एकात्मक व्यवस्था का एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता जो है वो एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता जो है वो शक्तियों का केंद्रीकरण से है। तो इसका जो डी है वो 1 से सम्मिलित हो जाएगा। तो इसमें 4 3 2 1 इधर राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है और कारण आर में कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक। सही उत्तर का चयन निम्नांकित कूट का प्रयोग करते हुए कीजिए। केसी व्हीलर ने जो भारतीय संविधान को अर्धसंघीय कहा है, यानी भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक है। तो इसमें कथन और कारण जो है वो दोनों सही है, और कारण जो है वो कथन का सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए भारत का संविधान जो सबसे अधिक लंबा हो गया है और कारण आर में कहा जा रहा है कि मौलिक अधिकारों का अध्याय जो अमेरिकी संविधान के मॉडल से लिया गया है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधान जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, परंतु भारतीय संविधान के लंबा होने का जो है यह एकमात्र कारण नहीं है, और भारतीय संविधान जो है सबसे अधिक लंबा है। जिसमें कथन और कारण जो है दोनों सही है, लेकिन कारण जो है कथन का सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17 में यह प्रावधान किया गया है कि यह जो अछूतों का उन्मूलन करता है, छुआछूत का उन्मूलन जो अनुच्छेद 17 में इसका वर्णन किया गया है। जिसका जो ऑप्शन ए है वो सही सुमेलित है। ओके। और अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 जो जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है। तो इसका जो ऑप्शन भी है वो भी सही सुमेलित है। अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24 में जो इसमें कारखानों तथा अन्य जोखिमपूर्ण कार्यों में बच्चों के नियोजन का निषेध किया गया, न कि प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। प्राथमिक शिक्षा का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 का में इसे जो है 86वें संविधान संशोधन नियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 का में इसका वर्णन किया गया है। ओके। और इसको जो 86वें संविधान संशोधन नियम 2002 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में प्रावधान और सूची 2 में संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद संख्या। विधि के सम्मुख समानता, विधि के समक्ष समानता का अधिकार जो है वो ये जो है वो अनुच्छेद 14 में इसका वर्णन किया गया है, विधि के सम्मुख समानता। तो इसका जो ए है वो 3 से सुमेलित हो जाएगा। और कार्य करने का अधिकार, कार्य करने का अधिकार जो अनुच्छेद 41 में
कहा गया है कि कार्य करने का अधिकार हो। तो इसका जो बी है वो 4 से सम्मिलित हो जाएगा। और कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थिति, यह इसका वर्णन जो अनुच्छेद 42 में किया गया है। तो इसका जो सी है वो 1 से सम्मिलित हो जाएगा। और ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन जो है वो अनुच्छेद 40 में इसका वर्णन किया गया है। तो इसका जो डी है वो 2 से सम्मिलित हो जाएगा। तो इसमें 3 4 1 2, 3 4 1 2, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला है भारत में चौथा आम चुनाव, दूसरा है हरियाणा राज्य का बनना, तीसरा है मैसूर राज्य का नाम बदलकर कर्नाटक राज्य रखना, और चौथा मेघालय तथा त्रिपुरा का पूर्ण राज्य बनना। उपरोक्त का सही कालानुक्रम है। भारत में चौथा आम चुनाव जो है वो 1967 में संपन्न हुआ था। 1967 में 1967 में जो चौथा आम चुनाव संपन्न हुआ था भारत में। ओके। और हरियाणा राज्य का बनना, हरियाणा राज्य का गठन जो है वर्ष 1966 में किया गया था। 1966 में जो हरियाणा राज्य का गठन किया गया था। और मैसूर राज्य का नाम बदलकर कर्नाटक राज्य रखा गया था, यह जो है वो वर्ष 1973 में 1973 में जो मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक कर दिया गया था। ओके। और 1972 में जो मेघालय तथा त्रिपुरा को जो पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। 1972 में 1972 में दिया गया था मेघालय और त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा। ओके। तो इस प्रकार सबसे पहले हरियाणा राज्य का गठन हुआ था, फिर उसके बाद भारत में चौथा आम चुनाव हुआ था, फिर उसके बाद मेघालय तथा त्रिपुरा राज्य का राज्य बना था, पूर्ण राज्य बना था, और मैसूर राज्य का नाम बदलकर कर्नाटक रखा गया था उसके बाद। तो इसमें 2 1 4 3 2 1 4 3 का जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत है। पहला है विपरीत लिंगियों यानी ट्रांसजेंडर के अधिकार, दूसरा है क्रेनियोपैगस जुड़वाओं के अधिकार, और तीसरा है बच्चों को जन्म देने का मंदितमान महिलाओं के अधिकार। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नस्ला मामले में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए नागरिक अधिकारों को सुलभ बनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया था, और विपरीत लिंगियों के अधिकार को जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत स्थापित किया गया था, और इसके तहत इसका जो कथन एक है वो सही है। ओके। और आरुषि दसमाना बनाम भारत संघ के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह धारित किया कि क्रेनियोपैगस जुड़वाओं के लिए अधिकार जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शामिल है। तो इसका जो कथन 2 है वो भी सही है। ओके। और बच्चों को जन्म देने का मंदितमान महिलाओं के अधिकार जो ये भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शामिल है। तो इसका जो कथन 3 है वो भी सही है। तो इसमें तीनों कथन जो सही है भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। इसमें जो डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। पहला है लोक चुनाव में मतदान करना, दूसरा है वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, तीसरा है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, और चौथा है संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का जो सम्मान करना। इसमें से पूछा गया कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। लोक चुनाव में जो मतदान करना यह जो मौलिक कर्तव्य नहीं है, और मौलिक कर्तव्य को जो है वह संविधान के भाग 4 का में, संविधान के भाग 4 का यानी ए में जो है वो अनुच्छेद 51 ए में इसका वर्णन किया गया है, और इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम भाग 4 को जो है भाग 4 ए को जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जो है इसे शामिल किया गया था। ओके। संविधान में वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, लेकिन जब इसको शामिल किया गया था तो इसकी संख्या जो है वो 10 थी। 11वें मौलिक कर्तव्य को जो है 11वें मौलिक कर्तव्य को 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जो इसे जोड़ा गया था 11वें मौलिक कर्तव्य को। ओके। तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए एवं दूसरे को जो कारण आर नाम दिया गया है। दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। कथन ए, राष्ट्रपति और राज्यपाल पर उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी कार्य के लिए न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता,
और कारण आर में कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है और राज्यपाल को जो असंवैधानिक कृतियों के कराने पर पदच्युत किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 361(2) के अनुसार जो राष्ट्रपति और राज्यपाल पर उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी कार्य के लिए न्यायालयीय कार्यवाही नहीं की जा सकती। तो इसका जो कथन यही है वो सही है। ओके, और इसका प्रावधान जो राष्ट्रपति और राज्यपाल पर उनके कार्यकाल के दौरान न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जाता, या जो अनुच्छेद 361(2) के अनुसार यह प्रावधान किया गया है। ओके, और राष्ट्रपति पर जो संविधान के अतिक्रमण के आधार पर महाभियोग चलाया जा सकता है और राज्यपाल को जो असंवैधानिक कृतियों के करने पर पदच्युत किया जा सकता है। तो इसका जो कारण है वो भी सही है। तो इसमें कथन और कारण जो दोनों सही है, लेकिन कारण जो कथन का सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक को जो कथन है तथा दूसरे को जो कारण कहा गया है। कथन है, भारत के राष्ट्रपति प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, और कारण में कहा जा रहा है कि सरकार के सांसदीय स्वरूप में राजाध्यक्ष केवल नाम मात्र अध्यक्ष होता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। राष्ट्रपति का जो अप्रत्यक्ष चुनाव संविधान में परिकल्पित सरकार की संसदीय व्यवस्था के साथ जो संभव रखता है, और इस व्यवस्था में जो राष्ट्रपति केवल नाम मात्र की कार्यकारी होता है और मुख्य शक्तियां जो है वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिमंडल में निहित होती है। तो इस प्रकार जो इसमें कथन और कारण जो है दोनों सही है। भारत के राष्ट्रपति जो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और भारत के राष्ट्रपति जो है वो केवल नाम मात्र के अध्यक्ष है। ओके, तो इसमें कथन और कारण जो वो भी सही है। तो इसमें कारण जो है और कथन का सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व को सुमेलित कीजिए। राज्य प्रतिनिधित्व, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या जो 25 है। ओके, तो इसका जो A1 है वो सी से सुमेलित हो जाएगा। और तमिलनाडु, तमिलनाडु में जो है लोकसभा सीट जो है वो लोकसभा सीट जो है वो 39 है। तो इसका जो 2 है वो ई से सुमेलित हो जाएगा। ओके, और महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या जो है वो 48 है। तो इसका जो 3 है वो ए से सुमेलित हो जाएगा। और छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीटों की संख्या जो 11 है। तो इसका जो 4 है वो 20 से सुमेलित हो जाएगा। और पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीटों की संख्या जो है वो 42 है। तो इसका जो 5 है वो डी से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें ABCD, सॉरी 1, ये 1 हो जाएगा। उसके बाद 2 का जो है वो ई, ये 2 हो जाएगा। और ये 3 का जो है ए, 3 का ए, ये 3 हो जाएगा। और 4 जो है वो बी है, बी 4। और डी जो 5 है। तो यानी 3 4 1 5 2, 3 4 1 5 2। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे? पहला है मोरारजी देसाई, दूसरा है चरण सिंह, तीसरा है PV सिंह, और चौथा है चंद्रशेखर, और पांचवा है PV नरसिम्हा राव। नीचे दिए हुए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। प्रश्न का दिए गए पूर्व प्रधानमंत्रियों में से जो चंद्रशेखर हैं, श्री चंद्रशेखर जो हैं ऐसे प्रधानमंत्री थे जो प्रधानमंत्री बनने से पूर्व जो किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे। तो इसका जो कथन 4 है वो सही हो जाएगा। ओके, तो इसमें केवल 4 जो सही है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दंडित कार्यवाही जो संस्थित नहीं की जाएगी। और दूसरा कथन है, किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धियों और भत्ते जो उसकी पदावधि के दौरान जो कम नहीं किए जाएंगे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध जो उसकी पदावधि के दौरान जो किसी न्यायालय में कोई दंडित कार्रवाई जो संस्थित नहीं की जाएगी। तो इसका जो कथन एक है वो सही है। ओके, और किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धियों यानी वेतन और भत्ते जो है उसकी पदावधि के दौरान जो कम नहीं किए जाएंगे। इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 158 में किया गया है, या जो है अनुच्छेद 158 4 में यह जो उल्लेख किया गया है। तो इसका जो कथन 4 2 है वो भी सही सुमेलित है।
तो इसमें दोनों कथन जो सही है, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? वन्यजीव अभ्यारण्य और स्थिति। महावीर स्वामी अभ्यारण्य, महावीर स्वामी अभ्यारण्य जो है वो ललितपुर में स्थित है, तो इसका जो ए है वो सही सुमेलित है। और लाग बहोसी अभ्यारण्य या जो है कन्नौज में है, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो भी सही सुमेलित है। और किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है लखीमपुर खीरी में है, ना कि बलरामपुर में, या जो है लखीमपुर खीरी में है, लखीमपुर खीरी में। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही सुमेलित नहीं, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके। और कैमूर वन्य अभ्यारण्य जो है कैमूर अभ्यारण्य जो है मिर्जापुर और सोनभद्र जनपद में स्थित है, तो इसका जो ऑप्शन डी है वो भी सही सुमेलित है, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? झील स्थान। सौज झील, सौज झील जो मैनपुर में स्थित है, तो इसका जो ए है वो वन से सुमेलित हो जाएगा, वो सही सुमेलित है, सॉरी, ये जो है वो सही सुमेलित है। ओके। और शेखा झील, शेखा झील जो अलीगढ़ में स्थित है, तो इसका जो बी है वो भी सही सुमेलित है। और बखीरा झील, बखीरा झील जो संत कबीर जिले में स्थित है, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो भी सही सुमेलित है। ओके। और सर सरसाई झील, सरसाई झील जो है वो ये इटावा में है, ना कि आगरा में, इटावा में, या जो इटावा में है, तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से सही सुमेलित नहीं है। IIVR, इसका फुल फॉर्म जो होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, IIVR का फुल फॉर्म जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, और यह जो वाराणसी में स्थित है, ना कि कानपुर में है, तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें जो ए है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके। और IIPR, इसका फुल फॉर्म जो होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, या जो कानपुर में स्थित है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च जो है कानपुर में है, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही सुमेलित है। और IVRI, IVRI का फुल फॉर्म जो है इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और यह जो बरेली के इज्जत नगर में स्थित है, बरेली में इज्जत नगर में, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही सुमेलित है। ओके। और IGFRI, इसका फुल फॉर्म जो होता है इंडियन ग्रासलैंड एंड इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉर्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट, या जो है झांसी में स्थित है, तो इसका जो ऑप्शन डी है वो भी सही सुमेलित है, तो इसमें ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? शहर विशेषताएं। वाराणसी, वाराणसी शहर की विशेषता जो है या एक जो है सांस्कृतिक और धार्मिक शहर है, तो इसका जो ए है वो सही सुमेलित है। लखनऊ, लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी है, लखनऊ, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो भी सही सुमेलित है। और झांसी, झांसी जो औद्योगिक केंद्र नहीं है, झांसी जो है औद्योगिक केंद्र नहीं है, यहाँ जो है ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है झांसी में, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके। औद्योगिक केंद्र जो कानपुर को कहा जाता है। मुरादाबाद, मुरादाबाद जो पीतल उद्योग यहाँ पे स्थित है, तो इसका जो ऑप्शन डी है वो भी सही सुमेलित है, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1, काले मिट्टी के बर्तन, काले मिट्टी के बर्तन जो निजामाबाद में बनते हैं, तो इसका निर्मित होते हैं, तो इसका जो ए है वो 4 से सम्मिलित हो जाएगा। चीनी मिट्टी के बर्तन, चीनी मिट्टी के बर्तन जो है खुर्जा में बनाए जाते हैं, तो इसका जो बी है वो 2 से सम्मिलित हो जाएगा। और पीतल शिल्पकृत, यानी पीतल के बर्तन जो पीतल का कार्य जो है उद्योग मुरादाबाद में स्थित है, तो इसका जो सी है वो 1 से सम्मिलित हो जाएगा। और शीशा शिल्पकृति, शीशा शिल्पकृति यानी चूड़ी जो है फिरोजाबाद में बनती है, चूड़ी और शीशे के बर्तन या चूड़ी शीशे से जितने भी चीजें बनती हैं वो फिरोजाबाद में बनाए जाते हैं, तो इसका जो डी है वो 3 से सम्मिलित हो जाएगा, तो इसमें 4 2 1 3, 4 2 1 3, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? कृत्रिम अंग निर्माण, कृत्रिम अंग निर्माण जो कानपुर शहर में स्थित है। ओके। कृत्रिम अंग निर्माण, तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही सुमेलित है। और कांच उद्योग जो फिरोजाबाद में है, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो भी सही सुमेलित है। और परमाणु विद्युत संयंत्र,
परमाणु विद्युत संयंत्र जो है बुलंदशहर नरौरा में स्थित है, ना कि लखनऊ में। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। या जो है वो नरौरा, 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 नरौरा में बुलंदशहर में है, बुलंदशहर में। ओके, तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो सही सुमेलित नहीं, तो सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में नगर और सूची 2 में हवाई अड्डा। लखनऊ हवाई अड्डा, लखनऊ हवाई अड्डा जो है वो अमौसी में है, तो इसका जो ए है वो 3 से सुमेलित हो जाएगा। वाराणसी, वाराणसी हवाई अड्डा जो है वो बाबतपुर में है, बाबतपुर, तो इसका जो बी है वो 1 से सुमेलित हो जाएगा। कानपुर, कानपुर हवाई अड्डा जो है चकेरी में है, तो इसका जो सी है वो 4 से सुमेलित हो जाएगा। और आगरा, आगरा हवाई अड्डा जो है खेरिया में है, तो इसका जो 2 है, सॉरी डी जो है वो 2 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 3 1 4 2, 3 1 4 2, तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश का, पूर्वी उत्तर प्रदेश की जो लोक भाषा है, और कारण आर में कहा जा रहा है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग जो अन्य भाषाओं में असहज होते हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। भोजपुरी जो पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है, तो इसका जो अभिकथन ए है वो सही है। ओके, और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग जो भोजपुरी के अतिरिक्त अन्य भाषाओं को जो बोलने में भी सहज होते हैं, तो इसका जो कारण है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल कथन सही है किंतु कारण जो गलत है, जिसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से जो सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में लेखकों के नाम और सूची 2 में उपनाम। सूर्यकांत त्रिपाठी, सूर्यकांत त्रिपाठी को जो निराला के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका जो ए है वो 3 से सुमेलित हो जाएगा। और रघुपति सहाय, रघुपति सहाय को जो फिराक गोरखपुरी, फिराक गोरखपुरी के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका जो बी है वो 4 से सुमेलित हो जाएगा। और वैद्यनाथ मिश्र, वैद्यनाथ मिश्र को जो नागार्जुन के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका जो सी है वो 2 से सुमेलित हो जाएगा। और धनपत राय श्रीवास्तव, धनपत राय श्रीवास्तव को जो मुंशी प्रेमचंद्र के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका जो डी है वो 1 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 3 4 2 1, 3 4 3 4 2 1, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। तो आज के लिए इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टेस्ट सीरीज लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।